हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फर्म का क्या मतलब होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं फर्म क्या है। तो फर्म का मतलब है एक सिंगल यूनिट, कोई भी एक दुकान, एक सिंगल यूनिट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, जो कि प्रोडक्शन में एंगेज है सो एज टू अर्न मनी। कोई भी एक सिंगल यूनिट, कोई भी एक आउटलेट, कोई भी एक दुकान विच इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सो एज टू अर्न मनी, सो एज टू जनरेट रेवेन्यू, इसको हम लोग फर्म कहते हैं, अ सिंगल यूनिट। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? वैसे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का लिटरल मीनिंग देखें तो इक्विलिब्रियम का मतलब है अ स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट का स्टेट। और रेस्ट का स्टेट तो सभी को पसंद है, जिससे वो डेविएट नहीं होना चाहते, जिससे वो हटना नहीं चाहते। सेम इज द केस विद द फर्म। यहाँ पर फर्म के इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फर्म का वो पॉइंट जहाँ पे फर्म रहना चाहती है और फर्म उससे नहीं हटना चाहती, उससे डेविएट नहीं होना चाहती। अब डेविएट किस तरह से नहीं होना चाहती, उसका क्या ऐसा स्टेट है? इसका मतलब है वो पॉइंट किसी एक फर्म का जहाँ पे वो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर रही है और वो अपने आउटपुट को ना ही इंक्रीज करना चाहती है ना ही वो डिक्रीज करना चाहती है। यहाँ कहने का मतलब है कि उसको आउटपुट इंक्रीज करके या डिक्रीज करके कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसीलिए वो उसी स्टेट पर रहना चाहती है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फर्म इक्विलिब्रियम में कब होती है, या हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम में है, या क्या कंडीशंस हैं एक फर्म के इक्विलिब्रियम में होने से, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। फर्म के क्या कंडीशंस हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे कंडीशंस हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में एक जो फर्म है, जो सिंगल आउटलेट है, वो इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहले है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट्स। यहाँ मैं बता दूँ कुछ स्टूडेंट्स को शायद जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, क्लास 11-12 में इन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, प्रॉफिट्स को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो पहली हमारी कंडीशन है मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब मैक्सिमम प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? प्रॉफिट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ पे है कि अगर एक फर्म प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करेगी, और वो मैक्सिमाइज कैसे कर सकती है? इसका मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी मस्ट बी मैक्सिमम। अगर हम लोग टीआर माइनस टीसी करें तो वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, तभी एक जो फर्म है वो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करती है या कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है MC मस्ट बी इक्वल टू MR। यहाँ पे MC का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट और MR का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट एक फर्म इनकर कर रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, और जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक फर्म जनरेट कर रही है बाय सेलिंग द कमोडिटी, दे मस्ट बी इक्वल। इनकी इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। थर्ड है, अगर इनकी इक्वालिटी ज़रूरी है तो थर्ड है हमारा कि MC कर्व जो है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। उसको नीचे से, ये ज़रूरी है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करे। वो हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे वो कैसा है। और फोर्थ है हमारा, लास्ट कंडीशन है मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है शॉर्ट टर्म में कि जो फर्म्स हैं उनको इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं और उनको लॉस बियर करना ही पड़ता है। और अब हम लोग ये एक जो फर्म है वो ये ट्राई करेगी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट का जो लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वो उसको किस तरह से मिनिमाइज करे, उसको किस तरह से मिनिमम करे। तो ये 4 कंडीशंस हैं। जब हम कहते हैं कि अगर ये 4 कंडीशंस मीट होती हैं, ओनली देन वी कैन से
that the firm in the perfect competition is in equilibrium. अब जो फर्म की, अब हम लोग जो पढ़ सकते हैं कि फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उसके दो अप्रोचेस हैं. दो अप्रोचेस से, देयर आर टू अप्रोचेस विच टेल अस कि दैट द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम. तो पहली हमारी है TRTC अप्रोच, जो मैंने यहाँ पे बनाया ही हुआ है डायग्राम, वो अभी मैं शॉर्ट वाइल में आई एक्सप्लेन. सेकेंड हमारी अप्रोच है, फर्स्ट है TRTC अप्रोच और सेकेंड है हमारी MR एंड MC अप्रोच. सबसे पहले हम लोग समझेंगे TRTC अप्रोच क्या है. TRTC अप्रोच के अकॉर्डिंग फर्म किस तरह से इक्विलिब्रियम में होती है. TRTC टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. किस तरह से टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट से डिटरमिन हम कर सकते हैं कि एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है. डायग्राम में आप देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट और रेवेन्यू लिखा है, एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट आता है, और मैंने डायग्राम बनाया है, TR और TC बनाया है. मैं रिकॉल आपको करा दूं, आपको रिमाइंड करा दूं मैं, TR जो है वो हमेशा बच्चों ओरिजिन से ही पास होता है, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ सेल नहीं कर रहे तो वी आर नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू. ठीक है, अगर कोई आउटपुट नहीं है तो रेवेन्यू भी ज़ीरो है. जैसे जैसे आउटपुट हम सेल करते हैं, यूनिट सेल करते हैं, हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. और जो TC है वो हमारा एक इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है. मैंने आपको यूनिट 1 में भी बताया था, वो इंटरसेप्ट से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि अगर हमारा बिजनेस नहीं भी चल रहा, अभी हमने स्टार्ट नहीं भी किया है, तब भी एक एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे को बियर करना ही पड़ता है, इनकर करना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है. हमने देखा कि TR और TC जो है वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, पॉइंट A पे और पॉइंट B पे. अब अगर आप ये देखें कि जिन लोगों ने पहले पढ़ी भी हुई है इकोनॉमिक्स, या वैसे भी ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे TR और TC इक्वल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, BEP. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है. यहाँ पे एक फर्म जो है कोई प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रहा और कोई लॉस भी अर्न नहीं कर रहा, लॉस भी इनकर नहीं कर रहा. अब हम ये देखें कि पॉइंट A से जो पहले जो रीजन है, पॉइंट A से द रीजन प्रायर टू पॉइंट A, हम यहाँ देखते हैं कि TC इज ग्रेटर देन TR. क्लियरली जब कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से तो एक फर्म जो है वो लॉस इनकर करेगी. तो A से पहले तो हमारा जो फर्म है वो लॉस ही बियर कर रही है. फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं आगे जाऊं तो जो पॉइंट B है दोबारा से वहाँ पर भी ब्रेक इवन पॉइंट है. लेकिन उससे पहले हम देखते हैं पॉइंट A से अगर हम आगे चलते हैं तो हमने ये देखा कि जो अब टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज़ ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट. अब हम देख रहे हैं कि धीरे 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 जो है वो प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जा रहा है. मैं रिपीट करती हूँ, पॉइंट A के बाद हमने ये देखा बाय द हेल्प ऑफ द कर्व्स जो ड्रॉ किए गए हैं, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट. और कोई एक फर्म का अगर रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, नेचुरल है वो प्रॉफिट्स अर्न करेगी ही करेगी. और हमने ये देखा जो प्रॉफिट्स है, जो इनका गैप है वो बढ़ता जा रहा है, जो डिफरेंस है TRTC का वो बढ़ता जा रहा है. तो अगर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, नेचुरल है प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है. अब मैंने ये देखा कि पॉइंट्स M और N के बीच में जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, मतलब जो इनका डिफरेंस है TRTC का वो मैक्सिमम है, इसीलिए प्रॉफिट भी हमारा मैक्सिमम है. क्योंकि अगर आगे जाऊँ मैं, M के बाद जाऊँ, N के बाद जाऊँ, जो प्रॉफिट जो है वो कम होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो इनका गैप है TR और TC का वो भी रिड्यूस होता जा रहा है. अगर इनका गैप रिड्यूस होता जा रहा है तो नो डाउट हमारा प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है. और मैंने पहली कंडीशन बताई ही थी, मैक्सिमम प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC मस्ट बी मैक्सिमम. तो ये जो पहली कंडीशन है वो हमारी यहाँ पर मीट हो रही है बिटवीन पॉइंट्स M एंड N. उसके बाद हम जाएँ, प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं, साइज ऑफ प्रॉफिट्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड. फिर हम लोग पहुंच गए पॉइंट B पर. B दोबारा से यहाँ पर भी TRTC की इक्वल है, हमने ये देखा. तो अगेन BEP वाली सिचुएशन आ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई.
ऑन में अगर आगे जाती हूँ तो हमने देखा दोबारा से TC इज ग्रेटर देन TR। जब कॉस्ट ज़्यादा है, अगेन रेवेन्यू से जब कॉस्ट ज़्यादा है तो एक फर्म जो है वो लॉसेस इनकर कर रही है, इट हैज़ टू बियर लॉसेस। अब मैं अगर नीचे देखती हूँ, यहाँ पर मैंने ये देखा पॉइंट A के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर मैंने कर्व बनाया है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट कर्व है। पॉइंट A के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो एक जो फर्म आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है वो है OQ। मैं रिपीट करती हूँ, जब एक फर्म ब्रेक इवन अचीव कर गई है जहाँ पर TR और TC की इक्वालिटी है, वहाँ पर एक फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करती है इक्वल टू OQ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते हैं, जब डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC मैक्सिमम है, तब हमने देखा कि एक जो फर्म है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है OQ1। आगे देखते हैं, जब दोबारा से एक फर्म B पर आती है और BEP ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करती है तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करती है OQ2। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक फर्म के पास 3 लेवल ऑफ आउटपुट्स हैं, OQ, OQ1 और OQ2। अब वो कौन सी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा? OQ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, OQ2 पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो यहाँ पे OQ1 पे, हालांकि OQ2 जो है वो इन दोनों आउटपुट से ज़्यादा है, लेकिन उस आउटपुट का बच्चों क्या फ़ायदा जहाँ पर प्रॉफिट्स ही मैक्सिमाइज नहीं हो रहे हैं। हमने ये देखा कि एट द लेवल, एट द आउटपुट OQ1 द फर्म इज़ एबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और यहाँ पे मैंने ये देखी प्रॉफिट कर्व भी बनाया है, प्रॉफिट कर्व Q0 है, फिर आगे ऊपर जाता है, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाता है, फिर ये आगे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, दोबारा से 0 है, फिर ये जब लॉस होता है तो ये हमारा नेगेटिव ही चला जाता है। इसीलिए द फर्म विल प्रोड्यूस OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट वेयर इट इज़ एबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमारी कंडीशन 1 जो है वो मीट हो गई है, मैक्सिमम प्रॉफिट, और ये जो आउटपुट है OQ1 का, इट इज़ नोन एज ऑप्टिमम आउटपुट, राइट। तो इसलिए इसको हम कहते हैं व्हेन the firm is able to maximize the profits, it will produce OQ1 level of output and it is said to be in equilibrium according to TR-TC approach। अब नेचुरल है कि ये यहाँ से डेविएट नहीं करना चाहेगा, यहाँ से मूव एक फर्म नहीं करना चाहेगी, OQ1 से कम आउटपुट भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है, ज़्यादा भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, ज़्यादा प्रोड्यूस करने का इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि ज़्यादा करेगी तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रिपीट करती हूँ, बाय प्रोड्यूसिंग द आउटपुट एट OQ1 लेवल द फर्म इज एबल टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एंड हेंस इट इज़ नोन एज इन इक्विलिब्रियम। सो दिस वाज the firm's equilibrium according to TR-TC approach. That was all about the first approach. We will discuss the second approach very shortly. And if you have any queries, you can ask in the comment section. I'll definitely try my best to answer your queries. Thank you.